चलिए आइए अगला कॉन्सेप्ट करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्या है, आप पहले इसको समझें कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी हम लेते क्यों। देखिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक फर्म के अंदर ये दो पार्टनर्स हैं, तीसरा भी मान लीजिए पार्टनर है, 3 कर दिए, ए बी सी। सी का बिजनेस में 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है। सी का देहांत हो गया, प्रभु ने इसको आवाज दी और ये चला गया। अब इसके नन्हे मुन्ने चीखते चिल्लाते आ गए इनके पास, किनके पास? ए और बी के पास। पापा का पैसा दे दो, पापा का पैसा दे दो। अब बिजनेस में इन लोगों ने मिलकर 3 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं, 1-1 करोड़, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। सी का देहांत हो गया, उसका 1 करोड़ बनता है। अब अगर ये उनके नन्हे मुन्नों की आवाज सुनकर 1 करोड़ रुपया बिजनेस में से निकाल के देते हैं, तो सी को तो प्रभु ने बुला लिया, इनको भी प्रभु के पास ही जाना पड़ेगा क्योंकि इनका बिजनेस भी ठप हो जाएगा। नहीं समझे? पर ये थोड़ी दुकान का एक हिस्सा 1/3 काटा और पकड़ा दिया, केक पेस्ट्री थोड़ी है हिस्सा बांट दिया। पूरा शोरूम ही बेचना पड़ेगा उसका पैसा चुकाने के लिए। तो सी की तो याद किसको आई थी? प्रभु को। और इनकी याद किसको आई? इनके कर्मों को, कि इन्होंने कोई हिसाब ही नहीं लगाया। तो होता क्या है कि अगर एक आदमी का देहांत होता है, उसकी तो छुट्टी होती है, उसका पैसा निकालने के चक्कर में बाकी पार्टनर्स की भी छुट्टी हो जाए। तू चल मैं आया, ये वाली बात है। वो तो चला गया और ए और बी पीछे आ रहे होते हैं। तो इसलिए ली जाती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी कि अगर पार्टनर का देहांत हो गया तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी से पैसे आ जाएंगे, उस पैसों से उस पार्टनर का पेमेंट कर देंगे और बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होगा। बाहर से पैसे आए, बाहर चले गए, उसका लोन भी चुक गया और एक प्रकार से जाने वाले की तरफ से आखिरी गिफ्ट भी आ गया। सोच के देखिए कितना नोबल पर्पस है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कि बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी पे कोई असर ना पड़े। ये है कॉन्सेप्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखना। अब ये बातें किताबों में नहीं होती है, मैंने आपको समझा दी ओरली, मेरा ख्याल आपको समझ भी आ गया, रीजनिंग और लॉजिक। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक सिस्टम है जिससे पार्टनर्स अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं। अब यहां हमारा ध्यान जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी की रिकॉर्डिंग के ऊपर है कि बुक्स में जॉइंट लाइफ पॉलिसी को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके 3 मेथड होते हैं। पहला प्रीमियम मेथड, दूसरा जेएलपी एज एन एसेट मेथड, तीसरा जेएलपी एज एन एसेट एंड जेएलपी रिजर्व। ये मेथड में क्या फर्क है, आइए इसको हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे तो हमें समझ में आए। पहले एक बार जॉइंट लाइफ पॉलिसी को और समझ लीजिए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हम एक ही पॉलिसी लेते हैं जो सभी पार्टनर्स की लाइफ पर होती है। मान लीजिए पॉलिसी 5 लाख की है और 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। देहांत किसी का भी हो जाए पूरे 5 लाख रुपए मिलेंगे, यानी वो तीनों पार्टनर्स को, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको कवर करती है, इसलिए उसका नाम हो गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अगर हम हर पार्टनर के ऊपर अलग अलग पॉलिसी ले लें तो फिर उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। ज्यादातर बुक्स के अंदर जॉइंट लाइफ पॉलिसी की चर्चा की गई है, इंडिपेंडेंट लाइफ पॉलिसी की नहीं की गई है, पर जब मैं ज्ञान दे रहा हूं तो साथ साथ उसका भी दे दूंगा। तो अब हम बात कर रहे हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी के 3 मेथड्स को रिकॉर्ड करने की। आइए पहले मेथड की चर्चा करते हैं, प्रीमियम मेथड। शब्दों पे ध्यान दें। प्रीमियम मेथड का मतलब यह होता है
कि जितना भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम है उसको हम खर्चा मानते हैं। क्या मानते हैं? खर्चा। खर्चा मतलब उसको P&L में ले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि हमने एक पॉलिसी ली जिसका प्रीमियम 50,000 है, पॉलिसी 5 लाख की। पहले साल हमने 50,000 रुपये दिए, एंट्री होगी JLP प्रीमियम टू कैश। दूसरे साल और वो P&L में चला गया, लास्ट में P&L डेबिटेड टू JLP प्रीमियम। पहली एंट्री को समझिए, खर्चा हो गया, JLP प्रीमियम डेबिट हो गया, कैश चला गया, एसेट कम हो गई, टू कैश क्रेडिट हो गया। क्लियर? उसके बाद क्योंकि खर्चा है अल्टीमेटली कहां जाएगा? P&L में। P&L डेबिट हो गया, JLP प्रीमियम क्रेडिट हो गया, JLP अकाउंट खत्म। पहले साल आपने 50,000 की एंट्री करी, यही हुआ। दूसरे साल 50,000 पे किए तो भी यही हुआ। तीसरे साल 50,000 पे किए तो भी यही हुआ। मतलब हर साल आप 50,000 रुपए दोगे और P&L में ले जाओ। यानी बुक्स में पॉलिसी आपकी दिखाई नहीं देगी, वो तो खर्चे की तरह खत्म होती जाएगी। ऑल्दो पॉलिसी के अंदर एक प्रोविजन होता है कि आप अगर बीच में डिसकंटिन्यू कर देंगे तो आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। पर इस मेथड में हम सरेंडर वैल्यू के बारे में सोचते ही नहीं। हम कहते हैं भाई साहब जो 50,000 रुपए दे रहे हैं वो हमारा खर्चा है और वो कहां चला जाएगा? P&L। पहले साल 50,000 रुपए दिए, P&L में गए। दूसरे साल 50,000 दिए, P&L में गए। ऐसे वो जाते रहे। अब एक दिन वो आ गया जब उस हादसे को होना था जिसको हम रोक नहीं पाए, और तीनों में से मान लीजिए C का देहांत हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से हमको मान लीजिए 6 लाख की पॉलिसी, आसानी के लिए हमें 6 लाख रुपए मिल गए। तो पहले आप पॉलिसी का अमाउंट ड्यू करो। इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड, क्योंकि वो आपके डेटर बन जाएंगे, आपने उनसे 6 लाख लेना है, वो एसेट बन गए इसलिए डेबिट हो गए। 6 लाख का आपको मुनाफा हो गया। कहना नहीं चाहिए पार्टनर का देहांत हुआ है, पर सच्चाई तो यही है कि जैसे C का देहांत होगा A और B के मन में एक बात जरूर आएगी, यार 6 लाख का फायदा हो गया। जो सत्य है, ये 6 लाख का फायदा तीनों पार्टनर्स में बटेगा। ये ऐसा नहीं होता किसी एक का है। पॉलिसी का प्रीमियम फर्म दे रही थी, पार्टनर्स मिलके दे रहे थे, देहांत होने पे जो भी प्रॉफिट होगा तीनों में बटेगा। ये नहीं होता कि ये A को मिलेगा या सिर्फ B को मिलेगा या जिसका देहांत हो गया उसको मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। इजीनेस के लिए हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मान लेते हैं, तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख तीनों में बट गए। उसके बाद केस फाइल करोगे, टाइम लगेगा 15-20 दिन, महीना, आपको आपके 6 लाख रुपए आ जाएंगे। तो पहली एंट्री हो गई इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड टू JLP, पॉलिसी का अमाउंट ड्यू हुआ। दूसरी एंट्री हो गई JLP टू A टू B टू C, प्रॉफिट हुआ, सभी पार्टनर से बटेगा। अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि C का देहांत हुआ है तो ये प्रॉफिट C का है, सबका प्रॉफिट है। और आखिरी उसका पेमेंट आ जाए। तो हर साल आपने 2 एंट्रियां करनी है, प्रीमियम पेमेंट की और प्रीमियम को P&L में ले जानी है। और मरणोपरांत जितना भी पैसा मिलेगा पूरा का पूरा प्रॉफिट है, वो पार्टनर्स में बट जाए। सरेंडर वैल्यू जो मैंने बात बताया, वो अमाउंट जो डिसकंटिन्यूएंस पे मिलता है, इसमें उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। ये है हमारा फर्स्ट मेथड। देखिए, इस क्वेश्चन से हम चीज को समझते हैं, आपको मजा आएगा। 3 पार्टनर्स हैं, A, B एंड C। 3 पार्टनर्स, पॉलिसी है 5 लाख की, एनुअल प्रीमियम है 40,000, सरेंडर वैल्यूज जो मैंने बताया डिसकंटिन्यूएंस पे आपको मिल जाता है। अगर आप पहले साल पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे साल करेंगे 30,000, तीसरे साल करेंगे 75,000 आपको मिल जाएंगे। PSR है 2:2:1। C का देहांत हो गया मिडिल ऑफ 3rd ईयर, कहता है एंट्री करें।
आइए एंट्री करते हैं। मैं ईयर मान रहा हूं कैलेंडर ईयर इजीनेस के लिए। तो 111, या तो ये भी मत लिखो आप, इसको छोड़ दो, डेट्स लिखो ही मत, चक्कर ही खत्म। उसने डेट्स बोली नहीं, क्या सोचना, आप लिखो फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर एंट्री हो जाएगी जेएलपी प्रीमियम टू कैश 40,000। और ईयर एंड पर फर्स्ट ईयर के P&L टू जेएलपी प्रीमियम 40,000। इस तरह से आप फर्स्ट ईयर में एंट्री करेंगे, लिख लीजिए। सेकेंड ईयर भी सेम एंट्रीज होंगी, ऑल्दो अगर आप ध्यान से सोचो, सेकेंड ईयर में अगर हम जेएलपी वापस कर दें तो उसकी वैल्यू क्या है, 30,000 रुपये। पर हम ऐसा नहीं सोच रहे कि वो एसेट है, इस बारे में हम ध्यान में आगे नहीं लगा रहे। हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में भी वही दो सेम एंट्रीज कर रहे हैं, जेएलपी प्रीमियम टू कैश, P&L टू जेएलपी प्रीमियम। हम इस बारे में विचार ही नहीं कर रहे कि अगर हम इस जेएलपी को सरेंडर कर दें तो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, 30,000। हम 30,000 को बुक्स में दिखा ही नहीं रहे, यानी हम फर्स्ट मेथड के अंदर इन सरेंडर वैल्यूज को क्या कर देते हैं, इग्नोर। इसका कोई उपयोग नहीं करते, हमारे लिए वेस्ट। सेकेंड ईयर की एंट्रीज लिख लें, लिख ली। थर्ड ईयर देखिए, अब जब थर्ड ईयर आएगा, थर्ड ईयर में आप साल के बिगिनिंग में पहले प्रीमियम पे करेंगे, तो जेएलपी प्रीमियम टू कैश। अब साल खत्म होने से पहले ही सी का देहांत हो गया, देहांत होते ही पॉलिसी का अमाउंट ड्यू हो गया। इंश्योरेंस कंपनी टू जेएलपी 5 लाख, 5 लाख का प्रॉफिट है, तीनों पार्टनर्स में बट गया। जेएलपी टू ए टू बी टू सी, 2:2:1 का रेशियो है, 2 लाख 2 लाख 1 लाख। अब जबकि देहांत किसका हुआ है, सी का, पर सबसे कम उसी को मिला है, कारण विद प्रॉफिट उसका 1/5 है, तो क्या करें। फिर कैश आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, कैश टू इंश्योरेंस कंपनी आपका 5 लाख। अब चूंकि आपका साल खत्म हो गया है, इसलिए ईयर जब आपका एंड होता है, ईयर जब एंड होता है तो आप एक एंट्री और करेंगे, यूजुअल वाली, P&L टू जेएलपी प्रीमियम। वो तो अपना आपका साल के एंड में P&L में तो चार्ज हो गई। तो इस प्रकार से आप अपनी सारी एंट्रीज कर लेते हैं नॉर्मल कोस्ट, जो मैंने अभी आपको लिखवाई थी, एक एग्जाम्पल से भी समझाया। अब हमने फर्स्ट मेथड की चर्चा करी। फर्स्ट मेथड में एक कमी है सबसे भारी, वो ये कि सेकेंड ईयर में जेएलपी की वैल्यू हमारे हिसाब से 30,000 थी, फिर भी हमने उसको बुक्स में नहीं दिखाया। देखा जाए अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स नहीं हो गया। एक एसेट है हमारे पास पर वो अनरिकॉर्डेड है, बुक्स में नहीं दिखा रहे। कुछ लोग कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चाहते हैं कि इसको हम बुक्स में दिखाएं। तो इसके लिए दूसरा मेथड बन जाता है जिसको हम कहते हैं जेएलपी एज एन एसेट मेथड। या एज एन एसेट का मतलब होता है कि जेएलपी को शो एट सरेंडर वैल्यू। ये मेथड कहता है कि जेएलपी एक एसेट है हमारे लिए, और बेटे उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है उसकी सरेंडर वैल्यू। तो ये मेथड चाहता है कि आप जेएलपी को अपनी बुक्स में दिखाओ, किस वैल्यू पे, सरेंडर वैल्यू।
तो कहता है कि जब आप प्रीमियम पे करेंगे तो जेएलपी प्रीमियम वर्ड मत यूज करें, क्योंकि प्रीमियम को लगता है वो एक्सपेंस। आप जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक करें, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं उसी क्वेश्चन से आपको समझाता हूं, आप उसी क्वेश्चन पे गौर करें, आपको समझ में आता जाएगा, आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो आप पहले इस चीज को लिख लें, फिर मैं उसी क्वेश्चन से आपको ये समझाऊंगा, तो आपको क्लैरिटी होगी, आपके थॉट्स जो हैं काफी क्लियर हो जाएंगे। पहले आप इसको लिख लें, फिर हम उस क्वेश्चन से इसको सॉल्व करें। आइए मैं आपको एक बार समझाता हूं, ध्यान दें। अब ये मेथड क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिए। ये मेथड ये कहता है, पहला इसको ही समझिए, एक एग्जांपल बना लेते हैं कि जैसे आपने पहले साल आपने जेएलपी का प्रीमियम पे किया, मान लीजिए 40,000 पे किया, तो आप जेएलपी टू बैंक 40,000 की एंट्री कर दीजिए। उसके बाद साल के एंड में देखिए कि साहब जेएलपी की सरेंडर वैल्यू क्या है। मान लीजिए पहले साल में ही, या जब भी ये जेएलपी पे करिए आपने, उस साल इसकी सरेंडर वैल्यू 30,000 है। तो आप सोचेंगे कि यार हमने दिए 40 है, वैल्यू 30 है, तो 10 का नुकसान हो गया ना, तो आप 10,000 को P&L में लेके जाए। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को ही देखें, आइए उसी को देखते हैं, उसी की चर्चा करते हैं कि पहले साल सरेंडर वैल्यू क्या है, 0। उसी क्वेश्चन में देखें, अभी हम देहांत वाली बात को भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं, देहांत वाली। अभी हमने 40,000 पहले साल पे किया, सरेंडर वैल्यू 0 है पहले साल, तो पहले साल के एंड में पूरा का पूरा P&L में 40,000 डाल दी, और जेएलपी की वैल्यू हमारी बुक्स में क्या हो गई, 0। अब हम सेकंड ईयर की तरफ बढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनिए। सेकंड ईयर में फिर हमने 40 पे किए, और सरेंडर वैल्यू क्या है, 30,000। 10,000 का लॉस हुआ, और वो हमने P&L में पहुंचा दिया। अब बैलेंस शीट में दिमाग लगाएं, जेएलपी एसेट साइड पर 30,000 की आ जाएगी। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? पहले साल हमने 0 दिखाई क्योंकि सरेंडर वैल्यू 0 थी। दूसरे साल में 40 पे किया, 10 हमने लॉस दिखाया, सरेंडर वैल्यू बैलेंस बच गया 30,000, और एसेट साइड पर वो 30,000 रुपए आएगी। अब हम तीसरे साल में जाएंगे, ध्यान से सुनना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहले आप 40,000 का प्रीमियम पे करेंगे तीसरे साल, ध्यान दें, ऑलरेडी जेएलपी बुक्स में कितने की चल रही है, 30 की। 40 और डेबिट हो गए, जेएलपी का बैलेंस हो गया 70। दिमाग लगाइए, 70 आ गया उसका बैलेंस। क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में जेएलपी को बैलेंस शीट में हमने दिखाया था 30 में। अब उस 30 पर 40 और डेबिट कर दिए, बैलेंस हो गया 70। देहांत नहीं हुआ, साल के एंड में जेएलपी की सरेंडर वैल्यू 75 है, 5 का फायदा हो गया। तो अब हम ये फायदे वाली एंट्री करेंगे, जेएलपी की वैल्यू बढ़ा देंगे। कैसे? डेबिट करके। एसेट बढ़े तो डेबिट, जेएलपी डेबिट हो गया 5,000। प्रॉफिट हो तो क्रेडिट, P&L क्रेडिट हो गया 5,000 से, और नई बैलेंस शीट में ये जेएलपी 75,000 की आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? तो 5,000 का प्रॉफिट वाला एंट्री भी हो सकता है। वो कब होता है? जब सरेंडर वैल्यू ज्यादा बढ़ता है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, ऐसा नहीं हुआ है। ए और बी खुशकिस्मत थे। क्यों? सी का देहांत हो गया। मर गया नहीं कहते, मर गया बुरा शब्द लगता है, देहांत हो गया, सॉफ्ट शब्द, गुजर गया है।
पूरे हो गए हैं, अच्छे शब्दों के इस्तेमाल। एक बारी मैं एक ऐसी किसी का देहांत हो गया था, मैं वहां पहुंच गया, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, उसने सोचा मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, बोला कल रात को ही वो पूरे हो गए। बोला कि पूरे हो गए जी, मर गए ना। ऐसे नहीं बोलते बेटा, बुरा लगता है। पूरे हो गए, अगर पूरे वर्ड आपको नहीं अच्छा लग रहा तो ऐसे बोलिए निकल गए, चले गए। तो बाकी हमें समझना है, तो आप भी जरा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। तो ऐसा नहीं हुआ कि तीसरे साल में किसी का देहांत नहीं हुआ, तीसरे साल में हमारे जो सी हैं वो पूरे हो गए, सी जो है वो निकल गए। अब जब सी निकल गए तो शब्दों पे ध्यान दें, बातों पे ध्यान दें। तीसरे साल में जेएलपी हमारे बुक्स में जो है वो 70,000 की चल रही है। कैसे? दूसरे साल के अंत में हमने जेएलपी को दिखाया था 30,000 का, और अभी तीसरे साल में हमने 40,000 पे किए, तो जेएलपी हमारे बुक्स में कितने की आ गई? 70,000। अभी मैं आपको प्रॉपर एंट्रीज भी दिखा दूंगा, पर मैं चाहता हूं पहले आप दिमाग से समझें। आइए फिर देखें, पहले साल हमने एंट्री की थी जेएलपी टू बैंक 40,000। आइए मैं आपको दर्शन भी करा देता हूं, आपको अच्छा लगेगा, वैसे तो मैंने लिख के भी दिखाई थी। पहले साल हमने एंट्री करी जेएलपी टू बैंक 40,000, हाँ के ना? मैंने लिख के दिखाई दी अभी आपको थोड़ी देर पहले। और पहले साल की सरेंडर वैल्यू क्या थी? 0। तो हमने कहा भाई 40 के 40 ही डूब गए, तो इसलिए पहले साल के एंड में हमने एंट्री करी P&L अकाउंट डेबिटेड टू जेएलपी 40,000। क्यों 40,000 करी? क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है। जेएलपी को खत्म कर दिया, 40 डेबिट 40 क्रेडिट, जेएलपी साफ। नुकसान हो गया 40 का, P&L में 40 चला गया, स्टोरी खत्म। P&L डेबिट। जब भी लॉस होगा P&L डेबिट, जब भी गेन होगा P&L क्रेडिट। सिंपल रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। सेकेंड ईयर की शुरुआत हुई, फिर हमने प्रीमियम पे किया 40,000। एंट्री क्या हुई? जेएलपी टू कैश या टू बैंक 40,000। अब बुक्स में जेएलपी चल रही है 40,000 की। सेकेंड ईयर के एंड पे सरेंडर वैल्यू है 30,000, तो 10,000 का हमको लॉस हो गया। तो हमने जेएलपी को क्रेडिट किया 10,000 से, ताकि उसकी वैल्यू कम हो जाए 10 से, वो कितने पे आ जाए? 30,000। और P&L को डेबिट कर दिया 10,000 से। अगर इस डेट को मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा बेटे, दिमाग लगाएं, बैलेंस शीट के अंदर जेएलपी एसेट साइड पे आएगी 30,000। कोई डाउट? अब ध्यान देना है, क्योंकि क्रूशियल पॉइंट आ रहा है। अगला साल फिर हमने साल के शुरू में 40,000 रुपए दिए। तो दिमाग लगाइए, मैं आपको यहां जेएलपी अकाउंट बना के दिखाता हूं साइड पे, आपको अच्छा लगेगा। जेएलपी अकाउंट साइड पे बन रहा है। अब उसके बैलेंस क्या चल रहा है? 1-1-3 को टू बैलेंस क्या चल रहा था? 30,000, जो हमने अभी बैलेंस शीट में दिखाया। अगले साल ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा ना। फिर आपने प्रीमियम पे किया इस बार टू बैंक, कितना? 40,000, हाँ के ना? 40,000 रुपए की जेएलपी का प्रीमियम पे किया, एंट्री होगी जेएलपी टू बैंक। जेएलपी अकाउंट में आपने 40,000 दिखाए, तो अब जेएलपी का बैलेंस देखिए क्या चल रहा है? 70,000। पर सर वो दुखद हादसा हो गया, जहां सी पूरे हो गए वो निकल गए। उनके निकलते ही 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी के प्रति आपके ड्यू हो गए। इंश्योरेंस कंपनी आपका डेटर बन गई, डेबिट हो गई 5 लाख से। वही एंट्री है जो फर्स्ट मेथड में की थी, टू जेएलपी 5 लाख। यहां आ जाएगा बाय इंश्योरेंस कंपनी, कितना? 5 लाख। अब आप दिमाग लगाएं, आपका प्रॉफिट 4,30,000 नहीं हुआ? दिमाग लगाएं, फर्स्ट मेथड में पूरा 5 लाख प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि आप जेएलपी को तो एक्सपेंस मानते थे, बुक में दिखाते ही नहीं थे। पर यहां नहीं, यहां साहब आपको प्रॉफिट 4,30,000 का हुआ है, क्योंकि बुक्स में जेएलपी चल रही है 70,000 की। मैंने आपको अकाउंट बना के भी समझा दिया।
तो इसलिए अब जो पार्टनर्स में प्रॉफिट बटेगा वो 5 लाख नहीं बटेगा, वो बटेगा 4,30,000। प्रॉफिट बट रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे टू ए, टू बी, टू सी। 4,30,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्या है 2:2:1। बच्चे इस 4,30,000 को लेके कंफ्यूज होते हैं। आप देखिए ये क्लैरिटी है कि नहीं। सामने अकाउंट बनाया है ताकि आपको एक एक चीज की क्लैरिटी। दूसरे साल के एंड में बैलेंस शीट में जेएलपी आ गई थी, पिछले में देख लीजिए आप पेज पे, आपकी 30,000। इसलिए तीसरे साल आपने टू बैलेंस लिखा 30,000, टू बैंक किया 40, वो हो गई 70, 70 के मिले आपको 5 लाख। 70,000 की चीज जो बुक्स में चल रही है, आपको उसके 5 लाख मिलेंगे, तो प्रॉफिट 4,30 का होगा, 5 लाख का नहीं। अब आखिरी काम, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आने हैं। ये वाला तो प्रॉफिट आपने बांट दिया किसमें, ए, बी और सी, तीनों में बांट दिया ये वाला अमाउंट, और ये अकाउंट तो आपका क्लोज हो गया, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, खत्म, समाप्त। अब इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आने, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीने में पैसे आ जाएंगे। कितने आएंगे? कौन कौन बच्चा 5 लाख कह रहा है, हाथ खड़ा करिए। और कौन 4,30 कह रहा है? कोई नहीं, 5 लाख ही ठीक आंसर। पैसे तो 5 लाख ही आने हैं ना, 4,30 थोड़ी आएंगे। 4,30 तो हमारा प्रॉफिट है। तो पूरी क्लैरिटी हुई आपको? वही क्वेश्चन याद हो गया आपको? हर साल का प्रीमियम 40,000, तीसरे साल देहांत, पूरे 5 लाख आने, पहले साल 0 सरेंडर वैल्यू, दूसरे साल 30,000, तीसरे साल 75,000। अगर तीसरे साल इसका देहांत नहीं होता ना, तो हमें 5,000 का प्रॉफिट होता। क्यों प्रॉफिट होता? क्योंकि 70,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई, 75। तो वो एंट्री करते जिसकी चर्चा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कर ली थी। तो आपको यह ध्यान देना है कि ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री फुल अमाउंट से होती है। फुल फुल फुल। अभी तो मैं सर पे बैठा हूं आपके, तो आपको याद रहता है। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे 4,30 से ही एंट्री करते हैं। एक बच्चे ने कहा भी था, बाद में चुप्पी मार गया था। बहुत जने 4,30 से कर जाते हैं, उनको लगता है 4,30 का प्रॉफिट है, 4,30 आएगा। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी कितने से डेबिट हुई है? 5 लाख। तो आएगा भी क्या? 5 लाख। क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। बहुत डिटेल में समझाया है। अब एक बारी आप अपने हिसाब से लिख लें ताकि आपको अच्छा लगे। वो तो पॉलिसी खत्म हो गई, अब सरेंडर वैल्यू वाली बात तो खत्म ही हो गई। आपने ये वाली स्लाइड लिख ली थी, इसके बाद ये वाली लिखे। अब ये वही क्वेश्चन है, तो फिर से क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेम क्वेश्चन आपको याद ही हो गया होगा। इसकी आप एंट्रीज लिख लें, वो बढ़िया रहेगा। पहले साल 40,000 पे करेंगे, एक बार रिपीट फिर से हो रहा है, देख लीजिए। और 40,000 का 40,000 एक्सपेंस हो जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। कारण सरेंडर वैल्यू 0 है। दूसरे साल 40,000 पे करेंगे, चूंकि सरेंडर वैल्यू 30,000 है, इसलिए पीएनएल में केवल 10,000 पे जाएगा, क्योंकि फॉल इन वैल्यू 10,000। आइए देखें, अब तीसरे साल की चर्चा करते हैं। तीसरे साल फिर 40,000 देंगे। अब एसेट की वैल्यू, जेएलपी की वैल्यू बुक्स में हो गई 70। क्यों? साइड में अकाउंट बना हुआ देखिए, टू बैलेंस 30,000 और टू बैंक 40, 70,000 उसकी वैल्यू। अब देहांत उपरांत ड्यू कितने हुए? 5 लाख। अब जो चीज हमारी बुक्स में 70 की चल रही है, उसका ड्यू अमाउंट कितना हो रहा है? 5 लाख। मिलना क्या है? 5 लाख। 70 के बेटे अगर 5 लाख मिलते हैं, तो बचा हुआ अमाउंट प्रॉफिट है 4,30,000, जो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। और बाद में इंश्योरेंस कंपनी से पूरे 5 लाख, पूरे 5 लाख, पूरे 5 लाख मिलेंगे। पहली और तीसरी एंट्री देहांत पर फुल अमाउंट से होगी। बस दूसरी एंट्री में आपने ध्यान देना है, वो किससे होगी? प्रॉफिट वाले अमाउंट से। इस पे गौर करना है।
आइए अब मैं आपको इसका प्रॉपर अकाउंट दिखा देता हूं। ऑल्दो मैंने आपको समझा दिया था, अकाउंट प्रॉपर आपके सामने आ गया है। आइए, वैसे तो मैंने बना दिया था, एक बार फिर तसल्ली के लिए। पहले साल आपने 40,000 शुरुआत में पे किया टू बैंक, साल के एंड में सरेंडर वैल्यू 0, इसलिए सारा पैसा P&L में चला गया बाय P&L। दूसरे साल कोई बैलेंस नहीं आएगा, क्यों? पहले साल बैलेंस शीट में वैल्यू 0 है। दूसरे साल फिर आपने 40 पे किया, पर दूसरे साल के एंड में उसकी वैल्यू क्या थी? 30,000, इसलिए आपने 10,000 P&L में भेजे, तो एसेट अपनी सरेंडर वैल्यू पे आ गई बाय बैलेंस 30,000, और ये 30,000 कहां चले गए? बैलेंस शीट में एसेट्स है। तीसरे साल ये 30,000 पहले ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ, फिर आपने फिर से 40,000 का प्रीमियम पे करा टू बैंक, और देहांत की वजह से बाय इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख आ गया, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है, और आपका प्रॉफिट जो हो गया वो हो गया 4,30,000, जो पार्टनर्स में बट गए, और इसके साथ आपका JLP अकाउंट परमानेंटली क्लोज हो गया। अब बैलेंस शीट में फिर से JLP नहीं आएगा, क्योंकि वो क्लोज हो चुका है। अब तीसरे मेथड की महिमा को समझते हैं। देखिए, पहले मेथड की कमी क्या थी, जरा सुनिए। पहले मेथड की कमी यह थी कि हम खर्चा पूरा 40,000 दिखा रहे थे, पर एसेट नहीं दिखा रहे थे। दूसरे मेथड में प्रॉब्लम क्या थी? हम एसेट तो दिखा रहे हैं, पर खर्चा पूरा नहीं दिखा रहे। आदमी पैदा ही स्वार्थी हुआ, लालची। अब वो कहते हैं यार दोनों बातें हो जाए तो कितना मजा है, कि P&L में खर्चा भी 40 जाए और एसेट भी आ जाए जितने की है सरेंडर वैल्यू। नहीं समझे? यानी पैसे भी खर्च ना हो और माल भी खाने को मिल जाए। लालच का कोई अंत नहीं। इस लालच को ध्यान में रखते हुए तीसरा मेथड बनाया गया है, जिसका नाम है JLP एसेट एंड JLP रिजर्व। आइए उसी क्वेश्चन को करते हैं जो हमें याद हो चुका है, उसके ही लॉजिक को समझते हैं। और अभी अज्यूम करेंगे डेथ नहीं हुई है, अर्थात पहले साल 40,000 दोगे, सरेंडर वैल्यू 0। दूसरे साल फिर 40 दोगे, सरेंडर वैल्यू 30,000। तीसरे साल फिर 40 दोगे, सरेंडर वैल्यू बढ़ के 75,000। कोई देहांत नहीं है, पहले बिना देहांत के करेंगे, फिर देहांत वाले किस्से को समझेंगे और उसकी एंट्रीज करेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, साल के शुरू में पहले हम अपना पूरा का पूरा 40,000 पे करते हैं, उसकी एंट्री हो जाएगी फर्स्ट ईयर JLP टू बैंक 40,000 पे किया पहले साल, JLP टू बैंक 40,000, JLP टू बैंक 40,000। साल के एंड में पूरा खर्चा P&L में दिखाना चाहते हैं। खर्चे दिखाने की एंट्री थोड़ी हटके है, वो है P&L अकाउंट डेबिट टू JLP रिजर्व। यानी ये दो एंट्री हर साल की फिक्स्ड हो गई। एक प्रीमियम पे करने की, वो तो 40 ही पे करना पड़ेगा। दो P&L में 40 दिखाने की, क्योंकि हम स्वार्थी हो चुके हैं, लालची हो चुके हैं। हम चाहते हैं भाई दोनों काम हो जाए, दोनों फ्रूट मिल जाए, राइट। अब पहले साल के एंड में हम सोचेंगे यार ये एसेट है कितने की? 0 की। हमारी बुक्स में JLP कितने की चल रही है? 40 की। तो अब इसको 0 बनाना है, एसेट को 0 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट और डेबिट कर दें रिजर्व 40,000 से, तो आप देखेंगे कि JLP और JLP रिजर्व दोनों साफ हो गए। अगर आप फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं तो JLP अकाउंट 0, JLP रिजर्व 0 आए। थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में, रहता है। अभी जब हम सेकेंड ईयर की एंट्री कर लेंगे तो वो कंफ्यूजन भी आपके दिमाग से हट जाए। कैसे? देखिए, अब मैं सेकेंड ईयर पे जा रहा हूं। सेकेंड ईयर में फिर मैं पहले 40,000 पे करूंगा, साल के एंड में फिर P&L
में 40,000 डेबिट करूंगा, जेएलपी रिजर्व में 40,000 क्रेडिट करूंगा। अब मेरी बुक्स में जेएलपी कितने की हो चुकी है? 40 की। कैसे? ओपनिंग बैलेंस तो कोई था नहीं, 40 हमने पे किया तो 40 की हो गई। अब उसकी सरेंडर वैल्यू क्या है? 10, 30,000। तो 10,000 का लॉस है, तो हम एसेट को 10,000 से क्रेडिट करेंगे और जेएलपी रिजर्व को 10,000 से डेबिट करेंगे। ऐसा करने से हमारी जो बैलेंस शीट होगी उसके अंदर जेएलपी एज एन एसेट 30,000 का आ जाएगा और जेएलपी रिजर्व भी 30,000 का आ जाएगा। चेक करिए, रिजर्व क्रेडिट हुआ 40 से, डेबिट हुआ 10 से, नेट 30 का रह गया। सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट आ गई। थर्ड ईयर में एंट्री मारिए, प्रवेश करिए तीसरे साल में। अब तीसरे साल में दोनों के ओपनिंग बैलेंस 30-30 हजार हैं। दोनों किसके? जेएलपी एसेट और जेएलपी रिजर्व। एसेट का डेबिट, रिजर्व का क्रेडिट। अब हम मान रहे हैं तीसरे साल देहांत नहीं हुआ ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो अब तीसरे साल में मैंने एंट्री मारी, एंट्री मतलब प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही पहले प्रीमियम दिया 40,000। साल के एंड में P&L फिर 40 का डेबिट किया। अब ऐसा करने से दिमाग लगाएं, जेएलपी अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया 70 और रिजर्व का भी क्रेडिट बैलेंस हो गया 70। ऑलरेडी जेएलपी रिजर्व कितना पड़ा क्रेडिट में? 30, और अभी आपने 40 और नहीं क्रेडिट किया। जेएलपी रिजर्व, जेएलपी कितना डेबिट पड़ा है? 30, और आपने जेएलपी डेबिट नहीं किया 40। कॉमन सेंस लगाएं बच्चे, दोनों का बैलेंस 70 है, लेकिन जेएलपी का डेबिट और जेएलपी रिजर्व का क्रेडिट। कोई देहांत नहीं हुआ, गुड लक है हमारा, सी हमारे साथ हैं, जीते जागते। साल के एंड में सरेंडर वैल्यू क्या होगी? 75। 5,000 बढ़ रही है। बेटे जब भी एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो अब आप जेएलपी को डेबिट करोगे 5,000 से, तो साथ साथ रिवर्स में जेएलपी क्रेडिट हो जाएगी 5 से। तो ऐसा करने से जो थर्ड ईयर की मेरी बैलेंस शीट बनेगी उसमें जेएलपी भी 75 का आएगा और जेएलपी रिजर्व भी 75 का आएगा। दोनों 75 के आएंगे। ये वो केस हो गया जिसमें देहांत नहीं हुआ। पर हम इतने लकी नहीं हैं, सी निकल गए थर्ड ईयर में, हमें छोड़ गए। तो थर्ड ईयर में कुछ और कार्य हुआ। अब वो थर्ड ईयर का कार्य उस क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा ना तो समझ में आएगा। उसकी एंट्रीज तो हैं, पर एंट्रीज ऐसे समझ में मजेदार नहीं आती, क्वेश्चन से आती। तो बिना डेथ का तो आपको क्लियर हो गया है केस। तो ये एंट्रीज हो गई, और ये एंट्री डेथ के वक्त की। तो उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ है? थर्ड ईयर में क्या हुआ है? डेथ हो गई है। तो डेथ हो गई तो इसका मतलब थर्ड ईयर में ये एंट्री करने का तो सौभाग्य में प्राप्ति नहीं हुआ ना। क्यों? सर डेथ हो गई। थर्ड ईयर में अगर आप दिमाग लगाएं, जो हमारा जेएलपी अकाउंट है, अभी पूरा भी आ जाएगा बाद में क्योंकि बड़ा फ्लो में समझ रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से सुने। पढ़ाई करी इसी तरह से जाती है, 2-3 बार क्लियर हो जाता है। अब थर्ड ईयर में अगर आप देखें तो जेएलपी अकाउंट है और जेएलपी रिजर्व अकाउंट है, इनका बैलेंस चल रहा है। जेएलपी का 1-1-3 को टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है? 30, और 1-1-3 को जेएलपी रिजर्व का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है? 30। दिमाग में है ना क्यों 30 है? क्योंकि दूसरे साल के एंड में इनकी सरेंडर वैल्यू 30 बन चुकी थी। अब आपने ड्यूरिंग द ईयर, तीसरे साल, डेट पता नहीं, तीसरे साल
आपकी पॉलिसी ड्यू हो गई इंश्योरेंस कंपनी से कितने की? 5 लाख। जैसी डेथ होगी 5 लाख की पॉलिसी ड्यू हो जाएगी। अब वो वक्त आ गया जब आपको जेएलपी बिल्कुल खत्म कर दी है। सर जेएलपी भी खत्म कर दी है, साथ में उसका रिजर्व भी, उसको रख के क्या करेंगे? तो जैसे देहांत होता है ना, हम जेएलपी रिजर्व में जो भी बैलेंस होता है वो जेएलपी अकाउंट में डाल देते हैं ताकि जेएलपी रिजर्व खत्म हो। तो ये वाली एंट्री करते हैं सेकेंड थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर नहीं बोलना चाहिए, डेथ वाले ईयर में। अब हमारे केस में डेथ वाला ईयर क्या है? थर्ड। और थर्ड ईयर में जेएलपी रिजर्व में बैलेंस क्या चल रहा है? 30,000। तो आप ये एंट्री 30,000 से कर दोगे ना। जेएलपी रिजर्व का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। जब उसको खत्म करना हो तो क्या करोगे? डेबिट। डेबिट करोगे तो खत्म हो जाएगा। तो जब आप जेएलपी रिजर्व खत्म करोगे तो यहां पर लिख दोगे टू जेएलपी, दिमाग लगाएं, 30,000, और यहां क्या आ जाएगा? बाय जेएलपी रिजर्व 30,000। वो एक एंट्री में गलत लिख गया, दिमाग में गलती से गलत लिख गया। क्लास टेस्ट था, ये बच्चा फर्स्ट आया, देखिए एक ही बच्चा फर्स्ट आया है, बाकी सब भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। पहले काम मैंने ये किया, जेएलपी रिजर्व खत्म कर दिया, राइट। जेएलपी रिजर्व कब खत्म करना है? डेथ। उसके बाद आइए अब इधर एंट्री से समझते। उसके बाद सबसे पहले आप इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख ड्यू करें। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू जेएलपी। जेएलपी रिजर्व तो खत्म हो चुका, अब किसके खत्म होने की बारी है? जेएलपी रिजर्व तो खत्म हो चुका है ना, 30,000 से खत्म कर चुके हैं। अब जेएलपी के हमने ड्यू भी कर दिए 5 लाख, अब जेएलपी को भी तो खत्म करें। अब हम अगर जेएलपी अकाउंट में जाएं तो ओपनिंग बैलेंस 30 था, फिर जेएलपी ओपनिंग बैलेंस 30 था, फिर हमने टू बैंक पे करे 40। ये कब पे किए? 1/1/3 को ऊपर। ये वाली एंट्री करने का तो सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुआ ना, उससे पहले क्या होगी? डेथ। थर्ड ईयर में आपने क्या किया? ये वाली एंट्री पे किया। ये वाली एंट्री का तो सौभाग्य प्राप्त हुआ ही नहीं आपको थर्ड ईयर में। क्यों? ये तो एंड में करते, और एंड से पहले ही क्या हुआ? सी निकल गए। एंड से पहले क्या हुआ? सी निकल गए। तो टू बैलेंस क्या है? 30,000, फिर टू बैंक क्या है? 40,000, फिर जेएलपी रिजर्व आपने खत्म किया तो बाय जेएलपी रिजर्व हो गए 30,000। अब डेथ पे 5 लाख ड्यू हो गए तो बाय इंश्योरेंस कंपनी नहीं आएगा 5 लाख। ये बच्चा बड़ा ध्यान से समझ रहा है, गुड। अब अगर आप बैलेंस देखो तो 4,60,000 का आ रहा है ना। अब ये पार्टनर्स में बटेगा ताकि ये अकाउंट भी समाप्त हो। फिर देखिए एक बार ध्यान से, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में जेएलपी में टू बैलेंस 30,000, जेएलपी रिजर्व में बाय बैलेंस 30,000। साल शुरू हुआ, 40 का प्रीमियम पे हुआ, जेएलपी टू बैंक, तो जेएलपी अकाउंट में टू बैंक 40,000। देहांत हो गया, देहांत पे रिजर्व खत्म किया, भाई तामझाम निपटाओ। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था 30,000, उसको डेबिट किया, जेएलपी रिजर्व को क्रेडिट किया 30,000। जेएलपी रिजर्व का भी देहांत हो गया। अब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे ड्यू किए 5 लाख, इंश्योरेंस कंपनी टू जेएलपी, बाय इंश्योरेंस कंपनी आ गया 5 लाख। अब आपने किसका ध्यान करना है? सी के साथ रिलेटेड चीजों का भी ध्यान करना है। रिजर्व का तो कर ही दिया, अब किसकी बारी रहेगी? जेएलपी, और उसका बैलेंस क्या आ रहा है? 460। तो ये वाली जो अगली एंट्री है ये आप 460 से करोगे। किस रेशियो में? पीएसआर 2:2:1। बताइए कितना कितना आता है? 184,92,000। और अब लास्ट पार्ट रह गया, आपको पैसा कितना मिलेगा? 5 लाख। तो इस मेथड की खूबी यह है कि जब तक पार्टनर्स जिंदा रहते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जेएलपी एज एन एसेट और एज अ लायबिलिटी रिजर्व वो सेम अमाउंट पे आती है। याद है ना पहले साल कितने पे आई थी?
30-30, और अगर दूसरे तीसरे पहले साल 0-0, दूसरे साल 30-30, और अगर तीसरे साल देहांत ना होता तो 75-75 वो भी सिखा देगा, 5 का प्रॉफिट दिखा। अभी मुझे थोड़ा वहम है, एक बारी मैं इसको फिर रिपीट करूंगा प्रॉपरली, एक बार फिर देखिए आप। वही क्वेश्चन आपका जाना पहचाना, पहले साल की एंट्री आप प्रीमियम पे करोगे, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर आप क्या चाहते हो, लालची हो, पूरा खर्चा दिखाना, तो P&L अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व। अब लास्ट में देखा यार इसकी सरेंडर वैल्यू तो 0 है, जेएलपी बुक में चल रही है 40 की, इसे खत्म करो। खत्म करने के लिए जेएलपी को क्या करोगे, क्रेडिट, और बदले में जेएलपी रिजर्व डेबिट करो, क्योंकि ये खत्म करने के लिए दोनों यूज होते हैं। तो जेएलपी रिजर्व भी खत्म, जेएलपी एसेट भी खत्म, बैलेंस शीट में दोनों 0। अगले साल कोई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं है। अगला साल फिर शुरू हुआ, साल के बिगिनिंग में आपने फिर जेएलपी के 40 पे करे। अब आप हो क्या, लालची, आप चाहते पूरा खर्चा दिखाना। एंड में फिर क्या करोगे, P&L टू जेएलपी रिजर्व 40। लेकिन साहब सेकंड ईयर के एंड पे तो इसकी वैल्यू 30,000 है, और जेएलपी चल कितने की रही है, 40 की, 10 का लॉस। जेएलपी क्रेडिट होगा, साथ में जेएलपी रिजर्व डेबिट होगा सेकेंड ईयर के एंड में। अब ऐसा करने से बताइए बैलेंस शीट में जेएलपी कितने की आएगी और जेएलपी रिजर्व कितने का आएगा, बिल्कुल सही, जेएलपी और जेएलपी रिजर्व दोनों 30-30 हजार के आएंगे। 30,000 जेएलपी एसेट साइड पे आएगा, जेएलपी रिजर्व लायबिलिटी साइड पे आएगा। थर्ड ईयर की शुरुआत वही खुश मिजाज तरीके से हुई और हमने फिर 40,000 पे करे। ऐसा करने से अब जेएलपी अकाउंट का बैलेंस बढ़ के 70 होगा। क्यों, 30 बैलेंस था, 40 पे कर दिए। लेकिन अब वो दुखद बात हो गई जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। क्या, सी का देहांत हो गया। सी का देहांत होते ही 5 लाख रुपए ड्यू हो गए। ये जेएलपी अकाउंट में क्या हो गए, क्रेडिट। अब हमने सोचा यार वक्त आ गया, अब सब चीजें निपटाओ। सी तो निकल गए, जेएलपी भी खत्म करो, जेएलपी रिजर्व भी खत्म करो। अब जेएलपी रिजर्व को कहां भेजे, जेएलपी अकाउंट में। अभी जेएलपी रिजर्व का बैलेंस तो वही चला आ रहा है सेकेंड ईयर का जो बैलेंस शीट वाला था, कितना, 30,000, उसमें तो कोई एंट्री की नहीं है। अब उस 30,000 को कैसे खत्म करोगे, जेएलपी रिजर्व डेबिटेड टू जेएलपी अकाउंट। और अब आपको याद होगा, एक बार फिर से जेएलपी अकाउंट यहां दिखा देता हूं। जेएलपी अकाउंट में हुआ क्या, टू बैलेंस 30,000, ये जेएलपी अकाउंट है। फिर से एक बार बना रहा हूं, टू बैंक आपने कितना पे किया, 40,000, फिर बाय जेएलपी से कितना, बाय इंश्योरेंस कंपनी कितना आ गया, 5 लाख, और फिर बाय जेएलपी रिजर्व कितना आ गया, 30,000। ऐसा करने से, जैसे कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं, प्रॉफिट होगा 4,60,000। और अब एबीसी में साहब 4,60,000 बचेगा। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये 4,60 कैसे आता है, 4,60 कैसे आता है, मुझे समझ नहीं आता। आप देखिए क्लियर हुआ, मैंने 3-4 बार दोहरा दिया। अब ये 4,60 जो है अगले साल हमने पार्टनर्स में बांट दिया, किस रेशियो में, 2:2:1 यानी पीएसआर। बाद में कुछ समय तक पश्चात हमको 5 लाख रुपए आ जाएंगे, कैश टू इंश्योरेंस कंपनी, सारे अकाउंट भी खत्म हो गए, प्रॉफिट भी बढ़ गया, गेम सारा पूरा हो गया। अब अगर इनके आप अकाउंट देखना चाहो एक बारी तो वो भी देखिए जरा, आपको पक्का रट जाएगा, खून में मिल जाएगा। पहले साल टू बैंक 40, पहले साल के एंड पे सरेंडर वैल्यू 0, तो सारा पैसा जीएलपी रिजर्व के अगेंस्ट राइट ऑफ कर दिया, बैलेंस 0। अगले साल फिर टू बैंक 40, अब सरेंडर वैल्यू क्या, 30, तो जेएलपी रिजर्व के अगेंस्ट कितना राइट ऑफ किया, 10, तो बैलेंस आ गया 30। यही तो सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस था। सेकेंड ईयर की एंट्री तो मैंने कई बार, थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस था, इसकी एंट्री तो काउंट तो मैंने 3 बार बना दिया, 2 बार पहले, तीसरी बार अब फिर टू बैंक पे किया 40 और 30 का रिजर्व खत्म किया। क्यों, देहांत उपरांत सारा रिजर्व जेएलपी में ट्रांसफर हो गया। फिर 5 लाख हमें क्या मिले, इंश्योरेंस कंपनी से ड्यू है, तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया, 4,60,000। क्लियर हुआ।
एक बार रिजर्व को भी देख लीजिए। पहले साल 40 से बाय पी एंड एल, साल के एंड में सरेंडर वैल्यू 0, सारा जेएलपी के अगेंस्ट राइट ऑफ हो गया, खत्म हो गया रिजर्व। अगले साल फिर बाय पी एंड एल 40, पर अब सरेंडर वैल्यू 30 है, तो 10 का लॉस है, वो जेएलपी के अगेंस्ट खत्म हो गया। तो बैलेंस क्या बच गया? 30, और ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। तीसरे साल का एंड तो आया ही नहीं, एंड आता तो फिर बाय पी एंड एल लिखता, पर वो एंड से पहले ही सी निकल गया। तो अब रिजर्व क्लोज करना है। जितना भी इसका बैलेंस हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? जेएलपी में, और इस अकाउंट को क्या कर दिया? क्लोज, ताकि स्टोरी खत्म हो जाए। अब आप इसको बड़े आराम से लिखें, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए, कहीं दिक्कत ना आए, हर चीज समझ में आ जाए। अब बात करते हैं जेएलपी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑब्लिक एडमिशन, यानी डेथ के अलावा। तो डेथ के अलावा बस यही फर्क होता है, डेथ पे ना पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, चाहे वो एडमिशन की वजह से, चाहे वो रिटायरमेंट की वजह से, या ऐसे ही कभी कभी पार्टनर्स प्रॉफिट रेशियो चेंज कर लेते हैं, सभी केसेस में आपका अलग ट्रीटमेंट है। और ये ट्रीटमेंट बेटा बिल्कुल गुडविल वाला ट्रीटमेंट है। याद करो 3 मेथड थे गुडविल के, प्रीमियम मेथड, बायर डेबिटेड टू सेलर, मेमोरेंडम मेथड, ओल्ड से खरीदो न्यू को बेचो, रिवैल्यूएशन मेथड, ओल्ड से खरीदो और बैलेंस शीट में दिखा दो। बिल्कुल वही 3 मेथड यहां चलते हैं, और ये तीनों मेथड किस वैल्यू से होते हैं? सरेंडर वैल्यू से। आप इस केस में उसकी मैच्योरिटी वैल्यू भूल जाओ, दिमाग लगाओ, क्यों? क्योंकि पॉलिसी मैच्योर ही कहां हुई है। आपने जो भी कार्य करना है किससे करना है? सरेंडर वैल्यू से। आइए क्वेश्चन से समझाता हूं, आपको बात क्लियर हो जाएगी। इसमें कोई अलग नॉलेज की, अलग चीज की जरूरत नहीं है। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, सी जा रहा है, ओल्ड रेशियो 3:2:5 है, न्यू रेशियो का चर्चा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? 3:2 न्यू रेशियो। सी चला गया, बचा हुआ 3:2। जेएलपी की सरेंडर वैल्यू 40 है, मैच्योरिटी वैल्यू 5 लाख है, जिसका हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि रिटायरमेंट के वक्त 5 लाख का कोई यूज नहीं है, वेस्ट है। अब आप मजे से यहां लिखेंगे ए बी सी, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, गुडविल रिवाइज हो रहा है आपका 3:2:5, न्यू रेशियो 3:2:0। ओल्ड ओनर 12,000, 8,000, 20,000, न्यू ओनर 24,000, 16,000, 0। रंग चेंज करते हैं पेन का, अच्छा लगेगा। बायर 12,000, 8,000, सेलर 20,000। अब इसने बोला है जेएलपी इज नॉट टू रिमेन इन बुक्स, जेएलपी इज नॉट टू रिमेन इन बुक्स। तो फिर 2 ही मेथड बच गए, या तो प्रीमियम लगा लो या मेमोरेंडम लगा लो, रिवैल्यूएशन की गुंजाइश नहीं छोड़ी। नहीं समझ आया? आइए प्रीमियम की एंट्री बोलता हूं, क्या होगी? ए डेबिट बी डेबिट टू सी, 12,000, 8,000, 20,000। देखिए आपके सामने आ गई एंट्री भी, ए डेबिट बी डेबिट टू सी, 12,000, 8,000, 20,000। आइए मेमोरेंडम की बोलता हूं, ओल्ड से खरीदो, जेएलपी डेबिट टू ए 12,000, टू बी 8,000, टू सी 20,000। न्यू को बेचो, ए डेबिट बी डेबिट
24,000, 16,000 टू JLP 40,000। आप देख सकते हैं ओल्ड से खरीदो, JLP डेबिट ओल्ड रेशियो में 2A, 2B, 2C 12,000, 8,000, 20,000। नए को बेच दो न्यू रेशियो में A डेबिट, B डेबिट टू JLP। बेचोगे तो बायर टू एसेट, खरीदोगे तो एसेट टू सेलर। तो पहले हमने एसेट टू सेलर की एंट्री करी, ABC सेलर हो गए, उनसे खरीद रहे हैं, हमारे लिए वो सेलर हैं। फिर हम बेच रहे हैं तो A और B बायर हो गए और एसेट चले। ओल्ड रेशियो में खरीद लो, न्यू रेशियो में बेच लो, दोनों का नेट इफेक्ट सेम। वैल्यूएशन इसमें लगाना नहीं क्योंकि उसने बोला नहीं।